अब जो इसमें एक तरह से कह सकते हैं लास्ट टाइप की प्रॉब्लम जो बची है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म टाइप वाली प्रॉब्लम। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपने देखा होगा कई सारी इक्वेशंस होती हैं वो पैरामीट्रिक की फॉर्म में होती हैं। जैसे कि हम बात कर लें, जनरली अगर आप सर्कल की इक्वेशन देते हैं तो आपने देखा होगा कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, या आप 2 रेडियस की है तो सपोज़ करिए आपने ये कंसिडर कर लिया है कि x इक्वल टू 2 कॉस टी कर लीजिए, y बराबर 2 साइन टी कर लीजिए। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। x अलग है, x का y से कोई लेना देना नहीं है, y का भी x से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर चाहें तो आप इसे कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकती हैं। तो ये 2 रेडियस की एक सर्कल बन के आती है, बट ये उसकी कौन सी फॉर्म हो गई, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कर दिया होगा तब आप उसमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, और दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t। यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है पर डिपेंडेंट कितने हैं, 2 हैं इसमें, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x और y का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो t x y x डॉट y डॉट और dt, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं उसका नाम है यूलर लैग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, एक है x और एक y, ठीक है, और इंडिपेंडेंट तो एक ही है t। तो इस केस में क्या करेंगे, x के लिए अलग इक्वेशन बनेगी और y के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, क्योंकि दोनों में एक ही डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं फिलहाल इसमें। तो आपके पास पहले आप बना लीजिए x के लिए एक इक्वेशन, तो हो जाएगा डेल f अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डी अपॉन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इसे कंपेयर कर लीजिए। जब एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है तो इक्वेशन क्या बनती है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए पहले एक इक्वेशन बनाइए। तो डेल f अपॉन में डेल x माइनस डी अपॉन में डी टी ऑफ डेल f अपॉन में डेल y डैश की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, डेल एक्स डैश इज इक्वल टू 0। एक्स डैश ध्यान रखिएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, आप डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहे वो, नोटेशन है बस ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसी की बात करें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डॉट यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम डॉट ही यूज़ कर लेते हैं, एक्स डॉट, ठीक है। ये हुआ। फिर अब y के लिए बनाइए, तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x का आंसर कुछ t में निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का आंसर t में निकल के आएगा। ये दोनों साथ में आपका इसका सोल्यूशन देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा तब। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, देखो साफ साफ लिखा है वाई जेड, ठीक है, यानी कि 2 डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रही है। तो 0 से π/2 ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ बाउंड्री कंडीशन दे दी है। इसका मतलब आपको इसमें जो कांस्टेंट आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इंडिपेंडेंट टी है लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट को वाई और जेड से डिनोट किया हुआ है। तो पहले वाई के लिए लिख लेते हैं डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई, डैश यूज़ किया हुआ है तो हम भी डैश यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी डेल एफ अपॉन में डेल जेड माइनस डी अपॉन में डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल जेड डैश इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब आपको क्या करना है, दोनों के लिए सॉल्व कर लेना है। तो पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप f लिख लीजिए, y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर प्लस 2yz, डेल अपॉन में डेल y कितना हो जाएगा 2z, माइनस डी अपॉन में डी टी, डेल अपॉन में डेल वाई डैश कितना हो जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन में डी टी
इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2y डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू z। इसको सॉल्व करके ये मिलेगा। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेल अपॉन में डेल z निकालेंगे तो बनेगा 2y माइनस डी अपॉन में डी टी। डेल अपॉन में डेल z डैश को सॉल्व करेंगे तो 2z डैश इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो z डबल डैश इज इक्वल टू y, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे सॉल्व तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा करिए कि दो इक्वेशन बन जाए, एक सिर्फ y में हो और एक सिर्फ z में हो। तो क्या कर सकते हैं, आपको देख रहे हैं इसमें z डबल डैश यूज़ किया है तो इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लो। एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर भी ट्रिपल डैश आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो यहाँ 4 टाइम आ जाएगा, यानी कि y d4y अपॉन डी टी की पावर 4 बराबर हो जाएगा z डबल डैश। फिलहाल मैं यहाँ पे डबल डैश लिख रही हूँ। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सिंगल y यूज़ हुआ है, यहाँ पे y डबल डैश यूज़ किया है तो इसको भी 2 बार कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा z की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे y डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना वैल्यू। अब देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे z डबल डैश है, आपको y एक साथ रखना है। z डबल डैश की y में वैल्यू ये है तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। z डबल डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, d की पावर 4 अपॉन वाई डी टी की पावर 4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डबल डैश की y डबल डैश की वैल्यू z के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका d की पावर 4 z अपॉन डी टी की पावर 4 इज इक्वल टू z। तो आपकी 2 इक्वेशन मिल गई, एक z में और एक y में। अब इनको आप आराम से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। d की पावर 4 z अपॉन डी टी की पावर 4 इज इक्वल टू z, एक इक्वेशन ये है और एक है आपके पास ये डी टी की पावर 4 इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा। इसकी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी आपकी m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी वही बनेगी, y की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें एक और स्मार्ट तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप या तो y निकाल लीजिए यहाँ से और यहाँ से आपको z मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप z निकाल लीजिए और आपको y मिल जाएगा। तो सपोज़ पहले आप y को सॉल्व कर लेते हैं। y को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। ये हो जाएगा आपका, अभी हमने देखा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की पावर 4 इज इक्वल टू 1। m स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अंडर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 1 का 2 रूट आएंगे, 1 और माइनस 1। अब स्क्वायर करेंगे तो एक बार 1 के 2 रूट निकालेंगे, यानी कि m स्क्वायर बराबर 1 कंसिडर करिए और m स्क्वायर बराबर माइनस 1। यहाँ से करेंगे तो m1 और माइनस 1 आ जाएंगे। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, आई की वो कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस आई आ जाएगा, है ना। माइनस 1 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएंगे। तो ये 4 रूट्स आ गए। अब यहाँ से आप सी एफ निकाल लेंगे तो कितना आएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वाई के अलावा कुछ कांस्टेंट टर्म यूज़ नहीं हुआ है तो पी आई नहीं निकलेगा, तो इसका जो सी एफ होगा वही सोल्यूशन होगा। तो ये हो जाएगा, जब रियल रूट होते हैं तब कैसे सोल्यूशन दिया जाता है, ई की पावर टी, क्योंकि टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी, ये हो जाएगा। अब आई वाले के लिए क्या हो जाएगा, C3 साइन एक्स, अगला आ जाएगा आपके पास C4, सॉरी एक्स लिखने की आदत होती है तो यहाँ पे टी आएगा, लेकिन साइन टी प्लस C4 कॉस टी, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो गया किसका, y का। और z निकालना है तो आपको पता है z बराबर क्या है, y डबल डैश है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा C1 ई की पावर टी माइनस C2 ई की पावर माइनस टी प्लस C3 कॉस टी माइनस C4 साइन टी। बट आपको y डबल डैश निकालना है, z बराबर क्या है, y डबल डैश। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ये आएगा C1 ई की पावर टी प्लस C2 ई की पावर माइनस टी माइनस C3 साइन टी माइनस C4 कॉस टी। तो इस तरीके से आपको z भी निकल के आ गया और आपका y भी निकल के आ गया। अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिए होते, ये जो आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, अगर ये बाउंड्री कंडीशन मेंशन नहीं की होती तो यही आपका सोल्यूशन होता। बट चूंकि मेंशन की हुई है तो आपको सभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लीजिए, पहले y से स्टार्ट कर लेते हैं। एक दिया हुआ है y0 इक्वल टू 0 और एक दिया हुआ है y पाई बाई 2 इज इक्वल टू आई थिंक 1 दिया हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन ये है और z की भी डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। आपको दूसरी कंडीशन दे दी है z0 इज इक्वल टू 0 और
जेड पाई बाई टू इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये कंडीशंस दी हुई हैं, तो ये आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। पहले वाई वाले में लगाइए, 0 पे 0, टी की वैल्यू जब 0 है तो ई की पावर 0 1 बनेगा, ये प्लस C2 बनेगा, साइन 0 0 प्लस कितना बन जाएगा C4। एक कंडीशन ये हो गई। पाई बाई टू लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा। C1 ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 होता है तो प्लस C3 आ जाएगा। C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला आंसर यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। C4 Z0 इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, C1 प्लस C2 पाई बाई टू रखेंगे तो ये बनेगा आपके पास -C3, और इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास C1 प्लस C2 माइनस C3 बराबर 0। और इसी तरीके से पाई बाई जब आपने 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा C1 प्लस C2 माइनस C4 इज इक्वल टू 0। जेड पाई बाई टू रखेंगे तो आपका बनेगा C1 ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू, और इस पाई बाई टू पे हो जाएगा -C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल के आ रही हैं। अब आप इनको अगर आप सॉल्व करते हैं, अब आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड करने से ज़्यादा नहीं बेनिफिट होगा, सब्ट्रैक्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, C1 से C2 से कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा तो 2C4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो C4 इक्वल टू तो आपका निकल के आ गया 0। यहाँ पे आपका एक वैल्यू तो निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे -1। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे सब चीज़ें लिख लेते हैं, आपको क्या क्या मिली है। एक मिल गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि C4 इज इक्वल टू 0 हो चुका है। एक मिला है C1 ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू माइनस C3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाले प्लस C3 है। और अगली इक्वेशन मिली है C1 ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू माइनस C3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। बाई चांस अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा ये C1 ई की पावर पाई बाई टू आगे से आ जाएगा C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू, ये 0 इक्वल टू 0, बाहर से 2 आएगा, 2 को इधर की तरफ ले गए हम, 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करा, ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर पाई बाई टू इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C1 ई की पावर पाई बाई टू प्लस C2 ई की पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0। ये तो प्लस बाई टू रहेगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। C2 कॉमन कर लीजिए, पाई बाई टू ऊपर वाले में बचा है आपका माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो C2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। C2 बराबर 0 तो C1 बराबर 0। अब C4 भी 0, C2 भी 0, ये सब 0 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख के C3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो C3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 और C4 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन t। और इसी तरीके से z की वैल्यू निकालेंगे तो आपका C1 C2 C4 0 है, सॉरी z कहाँ गया, ये C1 C2 C4 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस साइन t। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।